सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कुछ आँखों में तकलीफ़ की वजह से और आँखों में स्वेलिंग की वजह से ये ग्लासेस मेरे और आपके दरमियान आ गए हैं, तो इसलिए आपको इन ग्लासेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इन सन ग्लासेस को, क्योंकि मैं अगर सन ग्लासेस उतारूंगी तो शायद मैं लाइट्स को भी फेस नहीं कर पाऊंगी और फिर आप मेरी वो शक्ल भी जो है ना वो आपको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको आदत है मेरी अच्छी सी ना मेकअप वाली आँखों को देखने की, लेकिन लाल आँख और सूजी हुई आँख आई एम श्योर कि आप लोगों को भी देख के थोड़ा सा बुरा ही लगेगा। आज का जो शो है बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ख़ास है, क्योंकि आज सबसे पहले हमने बात करी जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है, क्योंकि अभी तक कौमी असेंबली का इजलास कॉल आउट नहीं किया गया। हम आज के शो में आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सिंध और पंजाब में जारी तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, क्योंकि दोनों ऐवानों में वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है और आज खैबर पख्तूनख्वा का पहला इजलास आज होगा। पंजाब में नून लीग को सूबाई हुक्मरानी मिल गई है। मरीम नवाज़ का गुज़िश्ता रोज़ बतौर वज़ीर आला पहला दिन था। 16 रुकनी पंजाब काबिना को भी फाइनल शक्ल दे दी गई है। उधर सिंध में मुराद अली शाह तीसरी बार पहले वाले ओहदे पर फाइज हो गए हैं। बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो रही है, तो आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर मुमलिकत के हवाले से अहम बयान दिया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि डॉक्टर आरिफ अलवी पर मुकदमात की बात छेड़ दी है। उनका कहना था कि सदर मुमलिकत पर कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाने पर मुकदमा होना चाहिए। इसी हवाले से नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने भी रिएक्शन देते हुए कहा है कि आईनी तौर पर इलेक्शन के 21 रोज़ के अंदर पहला इजलास बुला लेना चाहिए। यानी आरिफ अलवी ने आइन के साथ खेलने की कोशिश की है, यानी सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, तमाम तर सियासी जमातें कौमी असेंबली के इजलास को ना बुलाए जाने पर तशवीश का शिकार हैं। इस तमाम से सूरत हाल के हवाले से हम तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूक, उनसे बात करेंगे और साथ में सियासी तज्जियाकार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हम इन दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो शर्मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस MNA बनने पर भी। इट्स वेरी वेल डिजर्व पोस्ट फॉर यू, और हम पहले भी देखना चाहते थे कि आप फेडरल के ऐवान में भी जाए और वहाँ पर जो है अपनी सेम वॉइस जो है वहाँ पे रेज कर सके बहुत सारे मामलात को लेकर, बिकॉज आप बहुत वोकल रही हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से भी। शर्मिला, ये जो एक सिचुएशन खड़ी हो गई है यहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत इजलास ही कॉल आउट नहीं कर रहे, और हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस पर फिर एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से इस इशू को टो करने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया मदीहा, एंड थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स। देखिए जी, अगर हम आइन के मुताबिक चलते हैं तो आर्टिकल 91 सब क्लॉज 2 के तहत कौमी असेंबली का इजलास 21 दिन के अंदर या 21वें दिन, अगर 21 दिन से पहले सदर मुमलिकत बुलाना चाहें ये उनका इस्तेहकाक है, वरना 21वें दिन कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाता है। और ऑफ कोर्स वो जो एक प्रोसेस होता है, इलेक्टिंग द स्पीकर, द डेप्यूटी स्पीकर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रोसेस होता है। लेकिन मुल्क में वैसे ही इतनी माजी के अंदर अफरा तफरी रही है, सियासी गैर इस्तेहकामी रही है, माशी बदहाली रही है, और इलेक्शंस के बाद हर किसी की ख्वाहिश यही थी कि ये प्रोसेस आगे चले, एक मुंतखब हुकूमत आए ताकि अवामी मसाइल हल करें। मैं तो ये समझती थी और मेरी जमात भी समझती थी कि जैसे ही नंबर्स पूरे हुए PMLN और पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने ये अंदिया दिया कि वो हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो सदर मुमलिकत को आइन के मुताबिक कौमी असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए था। और ये जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल इस मुल्क के अंदर पैदा हुई है कि किसी जमात को मैंडेट नहीं मिला, कौन हुकूमत बनाएगा, मुल्क का वजीर आज़म कौन होगा, किस तरीके से मामलात आगे चलेंगे, इन तमाम इस गैर यकीनी को के हवाले से, इसको ख़त्म करने के हवाले से उनको ये इक़दाम उठाना चाहिए था, जो कि बिल्कुल आईनी है और होता ही है, प्रोसेस ही यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो पाया। लेकिन अब कल जो है वो कौमी असेंबली का इजलास है, और वो जो प्रोसेस है इलेक्टिंग द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रोसेस होगा। देखिए, माजी के अंदर भी हमने कुछ ऐसे इकदाम देखे सदर की जानिब से जो बिल्कुल गैर आईनी थे, जिस तरीके से असेंबली को डिसॉल्व करना और फिर सुप्रीम कोर्ट का उसको बहाल करना, और माजी की ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर ये ऐसा तासुर आ रहा था कि शायद वो पाकिस्तान के सदर नहीं है, शायद वो एक जमात के हवाले से उनको ज़्यादा उनके कहने पे चल रहे हैं, या उनको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, या उनकी मर्जी के मुताबिक इकदाम उठा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आ जाते हैं ना, तो आपके पास बड़ी भारी जिम्मेदारियां होती हैं, और ये जो ओहदे होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट के हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के हों, चाहे वो स्पीकर के हों,
स्पेशली स्पीकर एंड द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, वो फिर वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वो अपनी जमात को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते। आपने मुल्क के मफाद में देखना है, आपने ये देखना है कि आइन और कानून क्या कहता है और आप उसके पाबंद हैं। बिल्कुल। लेकिन खुशाइन बात ये है मदीहा, बीइंग अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई वुड से कि कल इजलास हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन हो जाएगा और फिर अगले दिन वजीर आजम का इलेक्शन हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर एक मुंतखब हुकूमत होगी, which is very important, क्योंकि सर्टेनिटी काफ़ी मैटर करती है। देखिए, इस्तेहकाक तो सदर मुमलिकत का था, लेकिन इख्तियार जो है स्पीकर कौमी असम्बली का भी है कि अगर सदर मुमलिकत इजलास कॉल आउट नहीं करते तो स्पीकर कौमी असम्बली कर सकते हैं। सवाल जाफिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये इतना अहम फैसला सदर मुमलिकत को जब असम्बली भी भेजी कि उन्होंने उसको दस्तखत भी नहीं किया और उसको वापस भी लौटा दिए, इस एक डिसीजन से आपको क्या लगता है कि इनकी सियासी साख्त और इनके सियासी करियर पे कितना फ़र्क पड़ेगा? आप सदर ममलकत के सियासी किरदार की बात कर रही है। मैं नहीं समझता कि सदर ममलकत का कोई सियासी किरदार अब बाकी रहा है। अभी तो अभी तो अलवी साहब को ईवान सदर से जब फारिग होना है तो उसके बाद बहुत से मुकदमात उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी हैं और जिसमें कुछ क्रिमिनल केसेस भी हैं, जिनकी तफसील आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई है। और वो एक सियासी किरदार ही की तलाश में ये सब कुछ कर रहे हैं। पिछले 5 साल से उनका जो तर्ज अमल है वो सदर से ज़्यादा एक सियासी जमात के ज़िद्दी कारकुन जैसा रहा है। और सदर को तो इन चीज़ों से बहुत अबव होना चाहिए, बहुत ऊपर होना चाहिए। ये ठीक है कि उनका एक सियासी पस मंज़र है और उनका सियासत से तल्लुक़ रहा है, लेकिन जब कोई शख्स मुल्क का सदर सरबराह ममलिकत बन जाता है तो उसको थोड़ा सा अपने आप को कंसिडरेशन से ऊपर ले जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अलवी साहब ने खुद को ऊपर ले जाने के बजाय नीचे लेकर गए हैं और उन्होंने तहरीके इंसाफ के कारकुन की तरह ही से थ्रू आउट बिहेव किया है। जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी तो धड़ाधड़ वो ऑर्डिनेंस जारी किया करते थे, और जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत चली गई तो उन्होंने नई हुकूमत की राह में बगैर पढ़े भी बहुत सारे ऑर्डिनेंस जारी होते थे। सवाल साहब, सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी नहीं होते थे। अब आप देखिए ना, उनका फर्क देखिए। जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत चली गई तो नए जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और ईवान से मुंतखब हुए तो उनका हलफ लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब जब आपने उनको हलफ देने से इनकार किया तो खुदा न खासा ऐसा तो नहीं होगा कि जब शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गुंजाइश मौजूद थी और मैं खुद हैरत था। मोरली एथिकली बहुत सारी जगहों पे बड़े वीक साउंड की है। जी हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी भी अब जो उनकी नई पोजीशन आई है कि जो नेशनल असम्बली का इजलास उन्हें बुलाना है वो उसको नहीं बुला रहे, पर मेरा ख्याल है उन्होंने तो साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। अब कौमी असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है, मैं ये थोड़ी सी बेदबी की माजरत चाहूँगा ये शर्मिला से कि स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाना, ये नेशनल असम्बली का सेक्रेटेरिएट इजलास बुलाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइडेड है अच्छा। वो है कि या सदर बुलाएगा इलेक्शन कौमी असम्बली का इजलास या फिर ये सेक्रेटेरिएट बुलाएगा। तो सेक्रेटेरिएट की तरफ से मैंने कहा था, शर्मिला ने नहीं कहा। जी आज इजलास के लिए इतला जारी हो जाएगी और कल दिन के 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर सके, और सदर साहब ये चाहते थे कि किसी तरीके से कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो रुकावट तो बहरहाल ये पैदा नहीं हुई है। आज जो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास भी हो रहा है, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ आ रहे हैं, बिलावल भी यहाँ होंगे। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अब कौमी असम्बली का जो पहिया है वो चलना शुरू हो जाएगा और कल से आपको कौमी असम्बली बिल्कुल जी प्रॉपर मुल्क में जो हुकूमत है उसका पहिया चलना चाहिए, अनसर्टनिटी खत्म होनी चाहिए ताकि जो हमारी मुल्क की मैशत है वो सफर ना करे। ऑलरेडी हमने भी जाके बजट भी पेश करना है और IMF की तरफ भी जाना है। शर्मिला, मुझे बताइएगा कि विफाक में अब, क्योंकि देखें आप मुस्लिम लीग नून के साथ तो आप लोग खड़े हैं, MKM पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या फेडरल में फिर आप उनके साथ मिल के बैठ रहे हैं? और ऑफकोर्स अगर फेडरल में बैठ रहे हैं तो क्या फिर हम प्रोविंशियल असेंबली में भी देखें कि आप MKM पाकिस्तान के साथ मिल बैठ कर जो है वो सिंध के लिए काम करेंगे? देखिए मदीहा, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो हम तो हर किसी के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। हमारे तर्ज सियासत ही ये है
वफाक में तो जाहिर बात है ये PMLN का इस्तेहकाक है कि वो MQM को अपने साथ काबीना में शामिल करे या ना करे, बट आई एम श्योर कि वो करेंगे। और इसी तरीके से आई प्रिज्यूम कि शायद गवर्नर्स जो हैं वो जब सदर जरदारी साहब आएंगे तो फिर वो उन जो आपके गवर्नर्स हैं उनका फैसला करेंगे चारों सूबों के। अब जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है तो देखिए सिंध में तो पीपल्स पार्टी के पास उन्होंने सेंचुरी बना ली है, 111 मेंबरान है, तो वहाँ पर तो किसी भी जमात की को साथ करके हुकूमत बनाने की इस वक्त जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ अपनी तौर पे नहीं कही जा सकती। अगर आगे जाके हमें लगता है कि हमें उनको साथ मिलाना है तो मिला भी सकते हैं, डोर्स आर ऑलवेज ओपन। लेकिन इस वक्त तो हरगिज इस तरह का कोई माहौल नहीं है। आई थिंक एंड आई फील के सिंध के अंदर MQM जो है वो अपोजिशन की बेंचेस पे बैठेंगे एंड आई एम श्योर वो अच्छी अपोजिशन करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर जो इंडिपेंडेंस की जो एक तादाद आई थी जो अब सुन्नी इत्तेहाद में जम हो गई है, उनको भी जिम्मेदारी के साथ आगे चलना चाहिए। मैं कल सेनेट के अंदर सुन रही थी उनके एक मेंबर की गुफ्तगू, और गुफ्तगू क्या थी, शोर शराबा चीखम चिल्लाई थी। इस सियासत को ख़त्म होना चाहिए। आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ अपनी जगह, लेकिन जब आप किसी ओहदे पे होते हैं, आप ऐवान के अंदर होते हैं, तो आप आवाम की बात करें, आप अवामी मसाइल की बात करें और एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रखें। बिल्कुल, क्योंकि कौम आपकी तरफ देख रही होती है कि हमारे नुमाइंदे हैं और किस तरीके से वो आगे ऐवान में हमारी बात को पहुंचा रहे हैं और उनका मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल, एक अच्छे माहौल के अंदर काम करना, पार्लियामान को तक़वियत देना, पार्लियामान को चलाना, अच्छी लेजिस्लेशन लेकर आना, हेल्दी क्रिटिसिज्म करना, ये गोइंग फॉरवर्ड दिस शुड बी, ये हर किसी का ये अज़म ये होना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन बिल्कुल जी। क्योंकि होता ये है कि आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की शमीला, क्योंकि आप अगर ऐवान में आए हैं, लोगों ने आपको मुंतखब किया, ऐवान तक पहुंचे, तो जिस अवाम ने अपनी मुश्किलात की वजह से आपको चुना है, आप उनकी बात करें, बजाय कि आप अपनी मुश्किलात की बात करना शुरू कर दें और आप अवाम के हवाले से ना बिल्कुल जो है वो मुबर्रा हो जाए उनकी हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मुझे बताएं कि अभी मुराद अली शाह साहब की अभी तीसरी बार वो वज़ारत आला का ये जो है उन्होंने हल्फ भी ले लिया है। आपको क्या लगता है शमीला कि सिंध की सिचुएशन को देखते हुए अंदरूनी सिंध में भी जितना भी काम होना बाकी है, अंदरूनी सिंध की अगर मैं कराची के वाले से बात भी करूँ, अमन व अमान की बड़ी सिचुएशन है और मखदूश हमेशा रही है, क्या लगता है कि कौन कौन से मेन चैलेंजेस का सामना रहेगा आपकी जमात को और स्पेसिफिकली मुराद अली शाह साहब को बतौर CM? देखिए, मैं समझती हूँ मुराद अली शाह साहब ने पिछले टेन्योर में भी अच्छा काम किया। ही वाज अ वेरी वेरी एक्टिव एंड बल्कि प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर। और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सिंध के अंदर खिदमत करी है सेहत के शोबे में, फिर सैलाब ज़दगान के घर बनाने के हवाले से, कोविड के अंदर सिंध सबसे आगे था, प्रोएक्टिव उन्होंने काम किया और बाकी सूबों ने फिर उसको फॉलो किया। इसी तरीके से सैलाब में एक एक नुमाइंदा, एक एक हमारा MPA पार्लियामेंटेरियन जो है अपने हल्के में खड़ा था, मुराद अली शाह खुद खड़े थे। मैं समझती हूँ कि इसीलिए अवाम ने हमें भरपूर तरीके से सिंध के अंदर वोट दिया और तीसरी बार जो है अगेन एक हैट्रिक हुई है मुराद अली शाह साहब की। अब जो चैलेंजेस आगे हैं वो बहाली के हैं, क्योंकि सैलाब ज़दगान के जो हम घर बना रहे थे, जैसे ही असेंबली डिसॉल्व हुई अगस्त के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ने वो फंड जो है वो रोक दिए। उनके घर अब हमें तेजी से बनाने हैं, क्योंकि वो 21 लाख घर बनाने का जो हमने एक सबसे बड़ा तामीराती पाकिस्तान का तामीराती प्रोग्राम का जो हमने बेड़ा उठाया है वो हमें कंप्लीट करना है। फिर साफ पीने का पानी, इसी तरीके से हमने ऑपोजिशन को बिलखुसूस एंगेज रखना है अपने साथ। देखें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे होते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। और सोली साहब आपको क्या लगता है कि वक्त मुख्तसर मैं आपसे भी चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि मुराद अली शाह साहब को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना होगा? देखिए जी, ये चैलेंजेस जो हैं ये तो ओवरऑल हैं, जितनी सूबाई हुकूमतें बन रही हैं सबको कोई ना कोई चैलेंज दरपेश हैं। और दिलचस्प बात ये है कि सिंध और पंजाब में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट बन रही हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में एक दूसरे के साथ चल रही हैं, तो एक इनके दरमियान कारकर्दगी का सेहतमंद मुकाबला भी होगा। और जहाँ तक कराची के मामलात का तल्लुक है, मैं समझता हूँ कि सबसे सिंध के मामलात का तल्लुक है
सबसे पहले वो हार्मनी पैदा करने की ज़रूरत है मुराद अली शाह साहब को, जो लैक कर रही है, जो कि नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह की पोलराइजेशन पूरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी है, लेकिन सिंध की हद तक ये इसमें कुछ शिद्दत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर जब कराची को लिया जाता है तो कराची के जो नुमाइंदे हैं वो ये फील महसूस करते हैं कि उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। सिंध में जो हुकूमत बनी है उसका एक धीर रुझान होता है, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले सिर्फ कराची के नुमाइंदे नहीं, हम कराची के लोगों को भी देखें ना तो उनको भी लग रहा होता है कि उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, बिकॉज कराची की सूरत हाल आपके सामने, डेवलपमेंट काम कहाँ तक पहुँचे, अगर मैं लाहौर से भी कंपेयर कर लूँ या पंजाब के किसी दूसरे में मुल्तान से भी कंपेयर कर लूँ तो भी थोड़ा सा लगता है पीछे है। बहुत शुक्रिया जी। सॉलिह जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शर्मिला फारूकी साहिबा मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो मौजूद थी, और हम बात कर रहे थे कि अभी जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उस हवाले से। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा बहुत मूड चेंज करती हूँ और मैं आपको लिए चलती हूँ लाहौर, मेरे बहुत ही प्यारे बागात के शहर लाहौर में, जिसके जिलानी पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। और ये जो मेला सजा है, इस मेले में खूबसूरत मलबूसात ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए गए हैं, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर भी मज़े मज़े के पकवान जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। और लाहौर से कासिम अरशद हमें इस मेले की सैर करवा रहे हैं। जश्न बहारा मेले का आगाज़ हो गया है। सुबह का समा मदिहा के साथ में हम आपको बताएंगे यहाँ मेला देखने आने वालों के लिए क्या क्या कुछ है। जश्न बहारा मेला बहार की नवीद का पैगाम लाया है। ढोल की थाप पर रक्स, पंजाब के रिवायती रंग, चार सू खुशनुमा एहसास बांटने लगे हैं। जिलानी पाक की जीनत बने मेले में पंजाब समेत इलाकाई सकाफत के रंग नुमाया हैं। शुरका का कहना है ये मेला मादूम होती सकाफत को नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन इकदाम है। जश्न बहारा फेस्टिवल लगा हुआ है तो बच्चों के साथ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ढोल की थाप पर रक्स मेले को चार चांद लगा रहा है। इसके साथ साथ हाथ की बनी ज्वेलरी मेले का खासा है। ज्वेलरी ही नहीं, हाथ की खूबसूरत कढ़ाई से बनी शॉल्स, मलबूसात भी खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हैं। खवातीन के लिए स्पेशली क्योंकि उनको तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो उनके लिए हर किस्म की ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे दूसरे सूबों से भी उसकी भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है पंजाब के साथ साथ। इधर जो कढ़ाई की काम है, जो हाथ में, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आला है। और ऊपर से सरसों का साग, मकई की रोटी, इन सब चीज़ों में जो मतलब ये कल्चरल चीज़ें, ये तो बहुत मज़े की हैं। हैंडीक्राफ्ट जो मलबूसात हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। जलेबियाँ और भटूरे समेत मेले में मिलने वाली सौगातें भी अपनी अलग पहचान रखती हैं। कल्चर के लिहाज से उन्होंने खाने भी प्रमोट किए हैं, उनका भी अच्छा टेस्ट है, सब ठीक है। ढोल ढमक्का हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बहुत खुशी से यहाँ पे हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जिलानी पार्क के सब्जादार में मौजूद नमकीन बलोची सजी खास सौगातों में से एक है। ये हमारा जो है इलाके का सौगात है और स्पेशल है। ये हम बनाते हैं लकड़ी के सोटी पे, लकड़ी की सोटी पे बनाते और हल्की आंच पे रख। शिकारियों ने जंगल में शिकार किया, वहाँ से ये जात हुआ है। और इसी तरह ये फिर आस्ता आस्ता शहरों में इधर लोग पसंद करते और हमें बुलाते, और बड़ा मज़ेदार काम है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुताबिक मेले में पाकिस्तान भर की सकाफत की अक्कासी की गई है। इसमें मुख्तलिफ दस्तकारियों के तकरीबन 25 के करीब जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, ताकि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के जो बच्चे हैं नए, वो उस कल्चर से मुतारफ़ हो सकें। उसके अलावा रवायती खानों के जो हैं वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ बाकी सूबों के जो कल्चर है उससे मुतारफ़ करवाने के लिए पवेलियंस बनाए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान का पवेलियन है, सिंध का है। तो ये सारी एक्टिविटी बेसिकली पूरी एक फैमिली इवेंट के तौर पर इसको इनेकाद किया गया है। मेले में बच्चों की तफरीह का भी भरपूर सामान मौजूद है। जश्न बहारा फेस्टिवल में जहाँ मुख्तलिफ स्टॉल सजे हैं, वहीं अनवाओ इकसाम के पकवान खुश खुराकों का मजा दोबारा कर रहे हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ कासिम अरशद, सुबह का समा। अब मुझे वो टाइम भी आ रहा है जब जश्न बहारा होता था तो लाहौर में बसंत भी होती थी और दुनिया भर से लोग लाहौर में बसंत देखने के लिए आते थे। अल्लाह करे वो बसंत दोबारा आए लाहौर में, और हमारे बच्चे भी वो वक्त देखें जो हमने देखे। एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो लड़कियां किसी भी तौर पे लड़कों से किसी भी सूरत में पीछे नहीं है, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो प्रोफेशनल मैदान में, IT का मैदान हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, हमारी लड़कियां लड़कों से
मतलब बराबर भी है और बहुत सारी जगहों पे बहुत आगे भी हैं। मैं अगर ड्राइविंग के वाले से बात भी करूँ तो मुझे लोगों को ना कभी कभी वो जोक बड़ा चुभ जाता है जब लोग कहते हैं कि ओ हो कि अगर कहीं पर गाड़ी जो है वो ख़राब है या कोई गाड़ी आहिस्ता चल रही है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी ऐसी गाड़ी की वजह से पूरी ट्रैफिक मुतासर हुई है तो यकीनन कोई माई ही गाड़ी चला रही होगी। यूजुअली लोग ऐसी बात करते हैं तो मुझे बड़ी चुभती है वो बात, क्योंकि भाई मैं खुद एक खातून ड्राइवर और मुझे बहुत सारी जगहों पे लगता है कि मैं मर्द हजरात से तो बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। आपने बाइकर्स में भी देखा होगा कि ख़वातीन बाइक चलाती हैं और वो बहुत कॉशन और बड़े केयरफुली बाइक चला रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज मैन जो कि बाइक चला रहे थे। और आपको पता ही है कि हमारे तो बाइकर्स की वजह से, जो बाइक चलाने वाले लोगों की वजह से सड़क पे कितने ज़्यादा हादसा हो जाते हैं क्योंकि वो इतना कॉशियस होके नहीं चला रहे होते। सो किसी भी मैदान में हमारी ख़वातीन पीछे नहीं है। और अगर मैं रेसिंग के वाले से बात करूँ तो वहाँ पे भी ख़वातीन किसी भी तौर पर, लड़कियाँ किसी भी तौर पर पीछे नहीं है। और आज तो मैं स्पेसिफिकली आपकी मुलाकात भी करवाने जा रही हूँ बहावलपुर में होने वाली 19वीं चोलिस्तान जीप रैली की, जिसके क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबलों में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने हिस्सा लिया और कमाल हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया, ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया एंड दे गॉट गुड पोजीशंस एज वेल। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब माहम शिराज और दीना पटेल मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिन्होंने लीडली में जो है वो कामयाबी हासिल की है, कामयाबी बटोरी है, तो उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माहम, अस्सलाम वालेकुम दीना, वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो मेरा आप दोनों से सवाल है, दीना आप स्टार्ट कीजिएगा सिंस आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं और फिर माहम के पास ही मैं जाऊंगी कि रेसिंग को आमतौर पर समझा जाता है कि तो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के ही बस का काम है, लेकिन हम कई सालों से अब देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन वो रेसिंग में सिर्फ है नहीं, दे आर डूइंग प्रिटी गुड एज़ कम्पेयर टू मैन। ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, ये घर वाले कैसे माने कि आप लोग रेसिंग में जाओ, वो भी चोलिस्तान जीप रैली में, ऐसी कंपटीशन में? Well, I think for me, zyadatar, Abu has been racing for 40 years now, and mashallah say he's created a name for himself. He's a very good driver, or I'm very proud that he is. Indeed he is. I think for me in racing, it was more of a, कुछ घर में जब बच्चे बड़े होते हैं, they take over their family business, वो age आ जाती है. I think for me, it's like, you're old enough now, you take over off-roading. मुझे legacy लेके चलनी है. Exactly. It was just given to me. So I think घर वाले मानने, I think the problem wasn't. अब्बा would be cool ना, लेकिन अम्मा भी मतलब वो cool थी. Mom's a racer as well. So रेसेस का खाना मतलब उस लड़की के जीन्स में है रेसर होना. क्या बात है. The mom was, well, honestly because अबू और हमारा ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा क्लोजर है एज कम्पेयर टू अबू एंड अम्मी. तो हम थोड़ा अलग हैं. अम्मी का ड्राइविंग जो स्टाइल है, अबू और हम थोड़े क्लोज हैं इन रिफ्लेक्सेस, इन स्पीड, इन जस्ट जनरली फॉर ऑफ रोडिंग. तो अम्मी थोड़ा वो टेंशन में रह जाती है कि अब दोनों चले गए हैं डेजर्ट में, दोनों इक्वली पागल हैं, तो पता नहीं क्योंकि वो माँ भी है, वो बीवी भी है. एग्जैक्टली. तो उन्होंने बोला कि अब दोनों चले गए हैं, सिग्नल्स भी ऑन देयर बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट ऑब्वियसली. तो बस वो टेंशन होती है कि नाउ व्हाट आर दे बोथ अप टू नाउ. और फिर जब खबर मिलती है कि चलो ये हुआ, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, नथिंग्स हैपेंड यार अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब्बू थोड़ा खींच के रखते हैं हमें एज अ को ड्राइवर. उनकी कॉल सुननी पड़ती है, व्हेन ही से स्लो यू गॉट टू स्लो डाउन, क्योंकि फिर वो टपाक करके वो थप्पड़ पड़ती है पीछे. देखो ना, ये अब्बा साथ में बैठे होंगे तो मतलब यहाँ तो हमारे अब्बा साथ बैठे हैं तो हम ज़रा कॉन्शियस होकर ना गाड़ी चलाते कि ज़रा तेज चलाते भी ना, जरा कंट्रोल कर लें. लेकिन यहाँ तो अब्बा के साथ बैठ के आगे बस फुल लाइसेंस से आपने रेस लगानी, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है भाई जो आपने रखनी है. माहम, आप कैसे आई रेसिंग में? जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा भी काफ़ी सिमिलर है जैसे दीना का जर्नी या इंस्पिरेशन रही है. मेरे अब्बू भी काफ़ी अर्से से अब रेसिंग कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी यस. सो व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू सी के वो कहीं, मुझे पता नहीं था एक्चुअली ऑफ रोड रेसिंग होती क्या है. मुझे बस पता था कि बाबा जाते हैं कुछ दिनों के लिए डेजर्ट में और वापस आते हैं, कभी ट्रॉफी होती है कभी नहीं होती. दैट्स ऑल आई न्यू अबाउट इट. और मैं काफ़ी छोटी थी जब मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी थी, और हमारे घर में बहुत कॉमन थी बस गाड़ियों की बातें, ये गाड़ी वो गाड़ी, इसका बस ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ थी. तो आई थिंक उसी वक्त से मुझे एक शौक पैदा हो गया. और जब मेरा लाइसेंस आया उन्होंने कहा बस चलो हम चोलिस्तान चलते हैं, तो हम चोलिस्तान चले गए कुछ 4-5 साल पहले और हमने रेस कर ली. और तब से जो है एक
एडिक्शन सी हो गई है ऑफ रोड, चस्का लग गया तो उस वक्त से जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। अच्छा, ये आई एम श्योर कि अगर आप शायद लोग रेसिंग बैकग्राउंड से ना होते तो हो सकता था कि शायद थोड़ा बहुत मसला होता अगर आप लोग उसमें इन होना चाहते, क्योंकि सबको बड़ा कंसर्न होता है भाई लड़की ज़ात है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं ब्रेक से पहले जब मैं दीना से बात भी करी थी तो दीना मुझे बता रही थी कि ठीक है जो ऑफ रोड जो ये गाड़ियाँ जो प्रिपेयर की जाती हैं ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि इनके आपको की बड़ी कुछ 6 फुट लंबी भी छलांग आपको लगानी पड़ जाए तो आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर ऐसी तैयार की गई है कि आप किसी भी नागहानी वाक़े से बच सकते हैं। ऐसे ही थी ना? एब्सोल्युटली। तो उसमें उस तरह बताइएगा, जो अपने गियर के वाले से बताइएगा, अपनी किट के वाले से बताइएगा कि आप लोग तो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं लेकिन जो भी हमें इतनी नज़र नहीं आ रही गाड़ियों को साइज जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इसके टायर्स कितने बड़े होते हैं, क्या कुछ इसको लगा होता है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रोटेक्शन हासिल होती है? तो मैकेनिकली आई थिंक बहुत चीज़ें हैं। यू हैव टर्बोज, यू हैव superchargers, you have different engines, you have different gearboxes, you have electronic gearbox. Mechanically तो पूरी दुनिया है. I think safety के हवाले से, because Maham has been racing longer than I have. She's had a few, I think 1 or 2 flips now, Maham. So she can tell you. Maham को? She can tell you better about the safety I believe in that these rail cars have. जी मुझे 4 साल हो गए. जी आई थिंक दिस ईयर विल बी 4 years. और काफ़ी हादसे भी हो चुके हैं, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, रोल ओवर भी हो चुके हैं, गाड़ियाँ ख़राब भी हो चुकी हैं. आई थिंक ऑफ रोडिंग में. अच्छा, मुझे महाम भी बताएं कोई ऐसा वाक़या जो शेयर करना चाहें. नहीं, माशाल्लाह, Maham had very dangerous accidents and she's safe, माशाल्लाह. You can see her, हमारे सामने बैठी है. जी जी. जो हाईलाइट होगा जो मेरे अभी तक रेसिंग करियर या जर्नी में हुआ है, आई थिंक 1-1.5 साल पहले गवादर में रेस थी और रेस के दौरान आई रोल्ड ओवर ट्वाइस. तो एक गलती खाई गाड़ी ने, फिर दूसरी गलती खाई और मतलब पूरी विंड स्क्रीन टूट गई, शीशे टूट गए, टायर निकल गए, गाड़ी बिल्कुल ही ऐसी हालत में थी कि ऐसे लग नहीं रहा था कि चल पाएगी. बट somehow because of जो लोग आ गए साथ में, फिर जो हमारे मेरे जो सीनियर रेसर्स हैं, कुछ लोग जो they came and reached out to me at that point, like वो सेफ्टी के लिए और रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच गए थे और मुझे बस हुआ कि मुझे रेस फिनिश करनी है. आधी रेस हो चुकी थी, आधी बाकी थी. तो हम वापस गाड़ी में बैठे, हमने शीशे उतारे सारे, खुले मतलब कच्चे में डेजर्ट में हम चला रहे हैं विद नो विंडोज, विद नो विंड स्क्रीन, टायर बंदे हाथ पे, हमने पट्टी लगाई और हम वापस गाड़ी में बैठे और वो रेस फिनिश की, विच वाज आई थिंक अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी. और आई थिंक उस वक्त अगर मैं वापस गाड़ी में ना बैठी होती तो आई थिंक डर लगता काफी, कभी मैं ना बैठ पाती. आई थिंक इट वाज रियली इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट टू गेट इन द कार एंड फिनिश द रेस. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. बाकी अगर उस वक्त गाड़ी में बैठी ना तो मतलब जिंदगी भर के लिए दिल में खौफ बैठ जाना था उस इंसिडेंट को लेके. बट यू गर्ल्स आर सो ब्रेव, क्योंकि आप बता रही थी और मैं एग्जैक्टली उसको सारा इमेजिन कर ली थी कि विजुलाइज कर ली थी कि एग्जैक्टली क्या कुछ चीज़ें और कितनी तकलीफ से भी आप गुजर रही होगी. अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो अब बाकी जो चीज़ें तो आपके घर वाले हैं, बिकॉज इट रन्स इन द फैमिली सो दे अप्रिशिएट यू. जो बाकी आपके आसपास के जो दोस्त हैं वो इसको कैसे लेते हैं? आई थिंक बचपन से ही शशका तो होता होगा, शपशपा टाइप की चीज़ होती होगी. वो गाड़ी देख के खुश होते हैं कि ओ आवर फ्रेंड डज दिस एंड डज दैट व्हाटएवर. बट आई थिंक बचपन से आई वाज स्लाइटली क्रेजियर, तो देर एक्सपेक्टेड इट कम्प्लीटली कि ये बड़ी हो के कुछ और पागल जैसा करेगी. तो वे वेरी सपोर्टिव. सो दीना, वही गाड़ी आप कभी जो आप यूजुअली आप लोग रेस में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो गाड़ी कभी आपने कराची की सड़कों पे भी दौड़ाई? एक्चुअली इट वाज माय फ्रेंड्स बर्थडे न्यूज़ अ वीक अगो बिफोर चोलिस्तान. और मेरी दूसरी गाड़ी इज द ब्लैक पैंथर, उसका निकनेम है बिकॉज शी इज ब्लैक एंड वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह. शी इज अ 2 wheel, तो कंट्रोल थोड़ा यू नीड टू कंट्रोल इट अ लॉट मोर देन अ 4 wheel क्योंकि पीछे से स्किड करती है. तो फॉर हर बर्थडे शी लव्स कार्स आल्सो. तो वी टुक इट टू फेज 8 लाइक कुछ सुबह के 2 बजे बिकॉज इट वाज हर बर्थडे 12 बजे के बाद. एंड वी फ्लू ओवर अ स्पीड ब्रेकर लाइक अ वेरी हाई वन इन फेज 8, वो जो बड़े से होते हैं, राइट. एंड उसका 2 wheel पीछे से, आई डोंट नो दिस बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बम्प स्टॉक व्हिच इट लॉक्स. तो माहम वुड नो दिस एज वेल. अ सस्पेंशन बेसिकली जब फ्लाइट लेती है, इट लॉक्स इन द एयर एंड देन व्हेन इट
falls, it falls slowly. मतलब ठक करके नहीं लगती. So the car started skidding. And I mean, Abu nahi the, my friends were sitting next to me, and at that speed, you know, thoda sa घबराहट होता है कि the Panther is very light, मतलब she's fully fiberglass, कोई ऐसा metal का part नहीं है जो इसको weight ज़्यादा करे. तो I think in that moment when I knew that my friends' lives were in my hand, oh yes, that's such a big responsibility. अबू ने जो सिखाया था मुझे to control the car, alhamdulillah, so I think काम आ गया. I think that if it wasn't, we would have been gone. We would have. भाई next friend को पता होना चाहिए how important you are. बहुत शुक्रिया जी. दीना हमारे साथ मौजूद थी, महा हमारे साथ मौजूद थी, and I am so, in fact, we all are so proud of you. Keep making us proud every year and every race. Thank you so much. हमारे साथ मौजूद थे. जरा मैं जल्दी से स्टॉक मार्केट का भी रुख करने से पहले कि मैं ब्रेक लूँ, तो स्टॉक मार्केट में आज की क्या सिचुएशन है. रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम रिजवान. वेरी गुड मॉर्निंग रिजवान. कैसी सूरत हाल चल रही है स्टॉक मार्केट में? वालेकुम अस्सलाम मदिया. आज भी स्टॉक मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है, अच्छी रैली दिखी जा रही है. कल मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमने देखा था और मार्केट 300 पॉइंट प्लस होने के बाद हमने देखा कि जब उसका कारोबार के अख्ताम के करीब मार्केट 83 पॉइंट माइनस में बंद हुई. लेकिन आज भी मार्केट में थोड़ा सा शुरू में जो है कारोबार के आगाज़ में जो है वो दबाव आया और मार्केट 176 पॉइंट माइनस हमने देखी. लेकिन उसके बाद मार्केट में बतदरीज तेज़ी का रुझान जो है प्रिवेल कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है. 480 पॉइंट मार्केट में प्लस हो चुके हैं. 63,700 भी मार्केट जो है वो अबूर कर चुकी है इस हद को और बड़ा अच्छी रैली देखी जा रही है. ऑयल एंड गैस सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में और कम्युनिकेशन के सेक्टर्स में जो है हम देख रहे हैं कि सरमायाकार बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं. गुज़िश्ता 3 रोज से मैं आपको बताऊं मदिया के फॉरेनर्स जो है ना मुसलसल हमारी मार्केट में बायर साइड पर है. वो शेयर सेल नहीं कर रहा, बाय करके जाता है. यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर. बहुत शुक्रिया जी. रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद थे. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ. मेरी आंखों में थोड़ा बहुत मसला है, मैं थोड़ी तकलीफ में भी हूँ, जिसकी वजह से मुझे सन ग्लासेस पहनने पड़ रहे हैं. मैंने कहा मैं आपको पहले से बता दूँ, वरना आप कहेंगे हो. ये शो में मदिया ने क्या शशके दिखाना शुरू कर दिए हैं. और शशकों की अगर मैं बात करूँ तो शशके तो मुझे लगते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सैर व तफरी में ही हैं. और आपको पता है जो सैर व तफरी के दिलदादा लोग हैं, स्पेसिफिकली कराची वाले, उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छी और दिलचस्प खबर है. वो ये कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई इंडस्ट्री में एक पेशरफ सामने आई है. बड़ी पेशरफ है कि कराची में एयर टैक्सी सर्विस का आगाज़ हो गया है. ये काबिश स्काईविंग्स एविएशन ने की है और एयर टैक्सी सर्विस की सहूलत शुरू में सिंध और बलूचिस्तान के एयरपोर्ट्स पर मिल सकेगी. और कुछ अर्से बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे. इस जदीद सर्विस के बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है CEO स्काईविंग्स एविएशन इमरान असलम खान साहब ने. उनको सामने गुफ्तगू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब. का समा सबसे पहले तो मुझे बताएं इमरान साहब, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? हमने वेस्ट में तो देखा है कि एयर टैक्सी की सहूलियत वहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं सुना है. दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इसके बारे में सुन रही हूँ. क्या बैकग्राउंड है इसका? वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया मदिया कि आपने इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम इस पे लोगों की अवेयरनेस बढ़ा सकें. आपने खुद ही मेंशन किया कि वेस्ट में तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? वेरस के हमारे पास तकरीबन 250 के करीब छोटे जहाज़ हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. वेस्ट में जब वो देखते हैं चीज़ों को तो वो इस नज़रिए से देखते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें, लोगों के लिए कम्यूट ईजी हो, कम्युनिकेशन ईजी हो, बिकॉज दैट हेल्प्स इन जनरेटिंग द सोशियो इकनॉमिक एक्टिविटीज़. बहुत सारे रिमोट एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आपकी एक्सेस इजी नहीं होती है और अगर उन एरियाज़ में आपके एंटरप्रेन्योर्स, आपके बिजनेस कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स अगर नहीं पहुँच सकते हैं तो वहाँ की ग्रोथ को भी आप प्रिवेंट कर रहे होते हैं. ऑल्सो मैं लोगों को ये भी बताती चलूँ कि वेस्ट में जो वहाँ पे डोमेस्टिक जो एयरलाइंस हैं, मतलब हम अपनी डोमेस्टिक एयरलाइन को आप आए दिन इतना उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं. अगर आप अमेरिका में चले जाएँ तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक एयरलाइंस वगैरह हैं उनकी सिचुएशन ना थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है. मतलब दे आर नेवर ऑन टाइम और मतलब यू कैन नेवर रिलाई ऑन देम. हाँ ये तो बात सही है. मेरे साथ बहुत बुरे हो चुके हैं. कैंसलेशन हो रही होती जी बिल्कुल. लेकिन ये उस सूरत में है कि वंस लाइक थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स ऑपरेट इन अ डे.
हमारे यहाँ तो गिनती की 50 फ्लाइट मुश्किल से ऑपरेट होती हैं। तो एक शहर में कितने एयरपोर्ट्स भी होते हैं? हाँ, वहाँ तो मतलब एवरी 10 नॉटिकल माइल्स यू फाइंड एन एयरपोर्ट। वो प्राइवेट होगा या पर्सनल होगा या म्यूनसिपल होगा या सिटी का होगा या मतलब कोई भी एयरपोर्ट वहाँ पे इस तरह का नहीं है कि विच इज़ बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल। प्राइवेट सेक्टर को सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो करते हैं। वहाँ पे वहाँ की सिटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पे मेयर ऑफ द सिटी कंट्रोल्स द एयरपोर्ट। यानी वी स्टार्टेड बिजनेस देयर, तो हमें मेयर ने खुद बुला के एयरपोर्ट की चाबी पेश कर दी। वी हैव द एक्सेस देयर, वी कैन गो टू द रैम डायरेक्टली, किसी को भी हम लेके। यहाँ पे तो मतलब थिंग्स आर टोटली डिफरेंट ना। तो एयर टैक्सी की तरफ हम वापस आते हैं कि यहाँ पे ये वाली चीज़ क्यों नहीं हो पा रही थी। मसला ये है कि हमने चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फाइंड रखा हुआ है। हमारे पास वो ओपननेस नहीं है कि हम वो फ्री एक्सेस लोगों को दें और उनको और हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो हालात भी ऐसे नहीं है। अगर मैं बात करूं कि जो सिक्योरिटी की सिचुएशन भी है वो भी इतनी नहीं है कि हम इतना ओपन एक्सेस के हवाले से बात कर सकें। देखें, आई कैन एग्री टू दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट यू प्रिवेंट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लिमिट्स डिफाइन करनी है। अगर हम सिक्योरिटी के साथ ऐसी चीज़ें करते जाएंगे कि जिससे हम अपनी ग्रोथ ही प्रिवेंट कर लें, तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें लिमिट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें इस तरह से वो चीज़ों को ऑप्शंस भी रखनी पड़ेंगी लोगों के लिए। ऑप्शंस रखनी पड़ेंगी। अब एयर टैक्सी की तरफ अगर हम बात करें तो उसमें आप ये देखेंगे वी हैव अबाउट 30 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स भी हैं, ऑयल कंपनीज की हैं, डिफरेंट जगहों पे एक्सेस हो सकती है। लेकिन हमारी सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस जो हैं वो उन सारी एयरपोर्ट्स पे या एयर स्ट्रिप्स पे ऑपरेट नहीं करी, अंडर यूटिलाइज्ड हैं। व्हेयरएज द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि जैसे अगर मैं गवादर वगैरह की बात भी करूं तो कराची से भी गवादर की अगर मैं फ्लाइट्स देखूं तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है। तो यू हैव टू वेट फॉर एग्जैक्टली। आपके पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं बिकॉज यू डोंट हैव लाइक सच एयरक्राफ्ट के वो शॉर्ट फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर सकें। छोटे जहाज़ों के साथ आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के साथ कर सकते हैं, लेकिन उस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं। लोगों का ना जरा परसेप्शन आप क्लियर कर दें। लोगों को लग रहा है हो एयर टैक्सी है तो अब तो कराची की हम सैर करेंगे, हम जाके ऊपर एयर टैक्सी में बैठ के ऊपर वाले जहाज़ से बैठ के कराची की सैर कर सकते हैं, मतलब एरियल व्यू देख सकेंगे। तो ये लोगों को बता दें कि क्या ये इसका ऑपरेशन इस मकसद के लिए भी है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बल्कि आजकल जो मैक्सिमम पर डिमांड आ रही है वो यही आ रही है कि एरियल टूर्स ऑफ कराची एंड लाइक हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल। आपके जो कराची के साहिलों के मैनग्रोव्स हैं, जो जंगलात हैं पानी में, समंदर में, वो देखने के काबिल हैं, और अभी तक वो किसी ने देखे नहीं है, किसी को पता नहीं है कि वो है क्या चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, वे लोग ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल, और इतनी ज़्यादा हम टूरिज्म को इसमें प्रमोशन दे सकते हैं लोगों को, वो दिखा के, वो बता के कि अगर वो एयर से देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दोस्त हु वांट टू गो टू दोज प्लेसेस बाय बोट्स, और वो उन साहिलों पे जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यानी आप ठट्टा पे आगे चले जाए, जो मैंग्रोव्स है, ओह माय गॉड दे आर ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत साफ पानी, मजेदार लगता है, अनएक्सप्लोर्ड है टोटली। बिल्कुल, हमने कभी उनको प्रमोट करने की कोशिश ही नहीं की। हमारे यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट, हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट जो हैं वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं इस तरह की जगहें देखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। कितने हम डॉलर्स पे करते हैं, मुझे बताएं कि यूट्यूबर्स तो खैर काफ़ी आपके पीछे पड़े होंगे, वो कह रहे होंगे कि चले हमें एक ज़रा झूला लगवा दे, हम आपकी वो कहते तशहीर भी कर देंगे। ऐसे भी बहुत होगा आप लोगों के साथ। एक्चुअली क्या है कि जो भी मुझसे कांटेक्ट करता है ना, तो मैं उसको इनकरेज ही करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, उसके लिए अगर इंटरेस्ट की चीज़ है एंड इफ दे आर सपोर्टिंग अस, वी शुड बी सपोर्टिंग देम। तो हम तो सभी को एंटरटेन करते हैं, हम किसी को भी वापस नहीं जाने देते, या कोई भी ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई मैसेज करे या मुझे कोई कॉल करे और मैं उसको रिस्पॉन्ड ना करूँ। तो वो पॉजिटिविटी जब तक आप नहीं रखेंगे लोगों के साथ, तो आप खुद भी ग्रो नहीं कर सकते। कैपेसिटी कितनी है आपके इस एयरक्राफ्ट में? हमारे छोटे जहाज़ हैं सिंगल इंजन, और इसमें 4 to 6 की कैपेसिटी है। इसको हमारा बढ़ाने का इरादा है, सब्जेक्ट टू लाइक सक्सेस ऑफ ऑल दिस। और आपके पास तो फीमेल पायलट्स भी हैं? वी हैव 3 फीमेल पायलट्स। वाओ, ज़बरदस्त। टोटल आपके पास कितने से पायलट्स अगर देखा जाए तो? हमारे पास 14 है, लेकिन 3 ख़वातीन पायलट, ये कितनी अच्छी बात है। वैसे अगर हम देखें हमारे पूरे पाकिस्तान में इतने पायलट्स हैं, उनमें ख़वातीन पायलट्स की तादाद कम है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एयर टैक्सी वालों के पास वो रेशियो ज़्यादा है ख़वातीन की। हमारे पास एक जो फीमेल पायलट हैं वो तो एयर एम्बुलेंस भी फ्लाई करती हैं। अच्छा। और शायद आपकी नॉलेज में हो या ना हो, वी आर द ऑपरेटर्स ऑफ ईदी एयर एम्बुलेंस ऑल्सो। ईदी एयर एम्बुलेंस को हम ही ऑपरेट करते हैं बेसिकली।
तो वो भी एक फीमेल पायलट हैं जो ऑपरेट करती हैं। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। सिर्फ यही नहीं है बल्कि हमारे पास इंजीनियरिंग में भी लाइक वी हैव सेवरल विमेन इंजीनियर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो कि जहाज़ को सर्टिफाई करती हैं। बल्कि हमारे पास एक पिंक एयरप्लेन है, वो पाकिस्तान आने के बाद टोटली सिर्फ ख़वातीन ने उसको असेंबल करके एयरवर्दी किया था कि वो आज फ्लाई कर रहा है यहाँ पे। इमरान सर, आई थिंक आई नीड टू कम, मैं आऊँगी और मैं आपके जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी अपने नाज़रीन तक दिखाएंगे भी कि जो एयरक्राफ्ट जिनकी हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं वो कैसे हैं। मैं उन पायलट्स की मुलाकात करवाना चाहूँगी अपने नाज़रीन के साथ। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे शो में आए और बड़ा ज़बरदस्त ब्रिलियंट आइडिया आप लेकर आए। ऑफ कोर्स इसके पीछे आपकी बड़ी सालों की काविशें भी हैं लोगों को फैसिलिटेट करने में। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ इमरान असलम खान साहब मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जी जो एयर टैक्सी सर्विसेज जिसका आगाज़ कर दिया गया है कराची में। और ये देखिए टूरिज़म पर्पज़ के हवाले से पाकिस्तान टूरिज़्म को भी बड़े पैमाने पर सपोर्ट करेगी। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ऐसी अनटच जगह हैं जो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो इसमें भी बहुत हेल्प करेगी, जो बहुत सारे बिजनेसमैन उनको भी ताजा को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब ज़रा आगे बढ़ते मैं बात करूँ PSL जो सीज़न 9 उस हवाले से जनाब। तो गुज़िश्ता रोज़ इवेंट का जो वाहिद मैच लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया था जिसमें लाहौर को अपने होम ग्राउंड में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा और वाहिद उस्मान खान ही अपनी शानदार बैटिंग की वजह से छाए रहे। 2 बार की चैंपियन कलंदर्स इस बार बड़े बुरे हालात से गुजरी। वही बुरा हालत जो मेरी इस वक्त आँख के में है, लाहौर कलंदर्स की भी जो है ना कुछ सूरत हाल उससे मिलती जुलती है, बल्कि मुझे लगता है उससे तो कहीं ज़्यादा बुरे हालात है लाहौर कलंदर्स के। आज इवेंट में सिर्फ एक मैच खेला जा रहा है जो कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। और आपको ये भी बताते चलें कि कराची अब इवेंट की मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। रात से 18 मार्च तक बकिया मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। और तमाम करंट जो सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग। ये इमरान बताइए लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है? इनकी अपनी लगी है, मेरा ख्याल है बाहर से किसी की क्या लगनी है, क्योंकि जो उनके शायकीन जो उनके परस्तार हैं वो तो ये चाह रहे थे कि ये इस मरतबा भी जीते हैं और तीसरी मरतबा मुसलसल टूर्नामेंट जीते हैं, ट्रॉफी जीते हैं, हैट्रिक मुकम्मल करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इससे बढ़कर ये है कि बहुत ख़राब क्रिकेट खेली 6 के 6 मैचेस में। अब बुनियादी तौर पर जब आगाज़ हुआ था टूर्नामेंट का इस मरतबा लाहौर की तरफ से तो वो कोई इतना मिसाली नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, बहुत सारे लोग ख्यालात के इजहार कर रहे हैं कि शायद राशिद खान नहीं थे, इस वजह से टीम सारी की सारी हिलकर रह गई है। वो एक वजह ज़रूर है कि राशिद का ना होना, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दीगर खिलाड़ियों को देखते हैं, शाहीन की फॉर्म अच्छी नहीं थी, हारिस की फॉर्म अच्छी नहीं थी, जमान की फॉर्म अच्छी नहीं थी, फ़खर की फॉर्म अच्छी नहीं थी। अगर तो इन सब ने रन्स किए हों, विकेटें ली हों, अच्छी गेंदबाजी की हो, अच्छी बैटिंग की हो और फिर उसके बावजूद ना जीत पाए तो फिर तो कहा जा सकता है ना कि राशिद की कमी महसूस हुई है। राशिद तक तो बात आई ही नहीं है। तो और फिर इनको टीम अच्छी बनाने का मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, ये लोग लेट हो गए। हुआ क्या है वैसे इनके साथ, लाहौर कलंदर्स के साथ, या लक चल रही प्लेयर्स की वो खेल नहीं पा रहे? ऐसा नहीं है, वक्त पूरा था साल। नहीं, लक का इशू नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं किसी भी टीम के, वही उसकी फतह और उसकी नाकामी की वजह होते हैं। अगर कोई भी टीम कामयाबी हासिल करती है तो उसके मेन जो अहम खिलाड़ी हैं उसके वही उसको लीड करते हैं, वही मुश्किल से निकालते हैं और वही मैचेस जीतते हैं। कलंदर्स ने 2 साल अगर मैचेस जीते हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इनके टॉप क्रिकेटर्स परफॉर्म करते रहे, जो नौजवान आए थे वो अपना हिस्सा डालते रहे और टीम कामयाबियां हासिल करती रही। स्टेबल टीम थी जो इन्होंने 2 साल जीते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, तजर्बात ज़्यादा नहीं किए गए। एक सेट बैटिंग ऑर्डर के तहत एक सेट टीम थी 11-12 की जिसके अंदर ये खेलते रहे। इस वक्त आप देखें ना, अब्दुल्ला शफीक का वो नंबर था, ना कामरान गुलाम सिर्फ कल का एक मैच खेले और जो कल उन्होंने शॉट खेला वो भी बहुत हैरान कुन था। तो टीम प्लेयर्स इनके पास बिल्कुल ठीक थे, कॉम्बिनेशन बना नहीं पाए हैं जो कि बेहतर होना चाहिए था। इससे बेहतर क्रिकेट इनको खेलनी चाहिए थी। इनके पास बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे इनके पास, लेकिन सब चीज़ें वहीं पर आकर जमा होती हैं और रुकती हैं। शाहीन, हारिस, जमान, फ़खर, ये 4 खिलाड़ी थे इस टीम में जिन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार था। उसके साथ साथ अगर कोई दीगर खिलाड़ी भी अपना हिस्सा डालते तो टीम की कामयाबियां बेहतर हो जाती। सही। अच्छा इमरान, आपको याद होगा कि पेशावर ज़ल्मी के पिछले मैच में कप्तान बाबर आजम ने बड़ी शानदार सेंचुरी जो जोड़ी थी और फिर जो वो जीत की वजह भी बनी, उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी से कोयटा और मुल्तान को कितना आपको लगता है कि होशियार रहना पड़ेगा मुस्तकबिल में?
देखिए बात यह है कि पेशावर बहुत अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है, बिलखुसूस बाबर आजम ने और साइम भी बड़े अच्छे वक्त पर रन्स करते हुए आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। उनके लिए खुशाइन किया है कि आखिरी 2 मैचेस में उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी। दोनों खिलाड़ियों ने रन्स किए, साइम ने भी किए, बाबर ने भी किए। बाबर तो उससे पहले भी रन्स करते हुए आ रहे थे, लेकिन उनकी दीगर बल्लेबाज जो हैं वो रन्स नहीं कर पा रहे थे। अब उनको रन्स निकल रहे हैं, उनके लिए बेहतर है। उनकी बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ 1-2 बॉलर्स ऐसे हैं जिनसे मुखालिफ टीम फ़ायदा उठा सकती है। सलमान इरशाद ने बड़ी ख़राब बॉलिंग की आखिरी मैच में। फिर वॉल्टर को भी अटैक कर सकते हैं बल्लेबाज। उनकी बॉलिंग के दरमियान में कहीं ना कहीं आपको कुछ वीक लिंक ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह से मैच उन्होंने आखिरी जीता, आरिफ याकूब की 4 विकेटें लेने के बाद 1 ओवर में उनका एतमाद बहुत बुलंद होगा और वो बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट में। आने वाले मैचेस में वो हैरान कर सकते हैं अपनी मुखालिफ टीमों को। जी सही, ठीक है। अच्छा, साथ में इमरान, क्योंकि आज से जो इवेंट है कराची में भी शिफ्ट हो रहा है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की भी जो हैं ये मैच होने जा रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आज यही मैच होने जा रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं? मुल्तान सुल्तान ज़बरदस्त खेल रही है, अभी तक कमाल खेल रही है। कराची ने थोड़ी सी लेट स्पीड पकड़ी, लेकिन कराची ने बड़ी अच्छी स्पीड पकड़ी। देखिए कराची के जो मैचेस हैं ना, आज कराची और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। कराची के मैचेस चूंकि अब होंगे ज़्यादा, क्योंकि अब लाहौर और मुल्तान में जो मैचेस का मरहला था वो खत्म हो गया। अब लीग के दूसरे मरहले में मैचेस खेले जाएंगे। जी, वो बस मैं मिक्स कर दी। मुझे आगे डर लग रहा है लाहौर के लिए। मुझे ना अब मुझे ना डर लग रहा है लाहौर के लिए, क्योंकि लाहौर का आगे आने वाले दिनों में मुकाबला मुल्तान सुल्तान से। तो या अल्लाह क्या बनेगा? देखें, लेकिन इनके लाहौर के मुझे गुरदास मान साहब का गाना याद आ गया, कीबोर्ड दुनिया दा, यहाँ पे कीबोर्ड लाहौर कलंदर्स दा। अच्छे नोट पर फिनिश कर लें, अच्छे नोट पर फिनिश कर लें, उसके अलावा तो कोई नहीं है। क्योंकि लाहौर और मुल्तान में मैचेस का सिलसिला खत्म हुआ है और लाहौर कलंदर्स का उसके साथ ही इस लीग में सफ़र भी मुकम्मल हो गया। क्योंकि 4 मैचेस अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनके लिए प्ले ऑफ में जाना बहुत मुश्किल होगा। तो उनके लिए तो एक हिसाब से टूर्नामेंट जो है ना वो कल की तारीख में 27 तारीख को ख़त्म हो गया। बाकी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, जो 4 मैचेस उन्होंने बाकी खेलने हैं, लेकिन बहरहाल अच्छे मैचेस आने वाले दिन में हो सकते हैं। कराची के मैचेस पड़े हैं, मुल्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, कप्तान उनके बहुत अच्छे तरीके से अपने खिलाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सही, ठीक है। अच्छा, कराची में क्योंकि अब ये जो इवेंट है ये अब शिफ्ट हो गया है, तो आपको कराची की पिच कैसे लग रही है? ये जो पिच है जो आज खेलने वाली टीम है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, गेम्स हो रहे हैं मदिया, हाई स्कोरिंग गेम्स मुतवक्के हैं। आप देखें कि मुल्तान में भी रन हुए, आप देखें कि लाहौर में भी रन हुए, 200 रन हुए हैं। और T20 क्रिकेट में लोग बड़े शॉट्स देखने के लिए आते हैं। ये एक तफरीह है इस लिहाज से कि चौकों और छक्कों की बरसात होती है और लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कराची और रावलपिंडी में तो बहुत रन होते हैं, पिछले तो बहुत ही रन हुए थे। और कराची और रावलपिंडी में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हम तवक्को कर रहे हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि पिंडी में की पिच बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बैटिंग के लिए। और कराची में भी चूँकि वहाँ पर पिछले दिनों काफ़ी क्रिकेट हुई है, अब पिचेस का उस हद तक दोबारा तैयार हो गई होंगी जितनी की उनको ज़रूरत है। तो तवक्को तो यही है कि एक अच्छी हाई स्कोरिंग मैचेस की तवक्को की जा सकती है कराची में भी। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे। PSL लाइन में जो सिचुएशन थी आज वाले से बात कर रहे थे और लाहौर कलंदर्स की ज़रा सिचुएशन पे बात भी कर रहे थे कि अल्लाह लाहौर कलंदर को किसकी नज़र लगी कि लाहौर कलंदर अच्छा प्ले कर ही नहीं पा रही। खैर, लाहौरिये जो है ना वो ज़्यादा परेशान ना हो, हम मैच की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको लेके चलेंगे आगे। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेरे पास एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे मुझे आपकी मुलाकात करवानी है। घूमना फिरना, नए मुकामात को डिस्कवर करना, तरह तरह के लोगों से मिलना किसे पसंद नहीं होता, बल्कि इसे तो ख़वातीन का पसंदीदा तरीन शुगल भी समझा जाता है। लेकिन क्या इस काम के लिए नौजवान होना ज़रूरी है? तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल तो हर उम्र में जवान होना चाहिए। आप मर्द हो या फिर औरत, अपने शौक़ को उम्र के किसी भी हिस्से में मरने ना दें। बात जब उम्र की हो रही है तो हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी दादी से, एक ऐसी एडवेंचरस दादी से जो इंतहाई सोशल हैं। उनके इसके साथ साथ वो ख़तरनाक समझे जाने वाली सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ट्रैवलिंग की शौकीन है। निगहत आलम ने अपनी शादी के बाद भी अपने शौहर की मर्ज़ी से ज़िंदगी को एंजॉय करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और कैंसर के
मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद, ये देखें कितनी बड़ी बात है, शी इज़ अ सर्वाइवर। अब तक 16 ममालिक का ये सफ़र कर चुकी हैं, वहाँ जाकर अपने तमाम शौक़ भी पूरे कर किए हैं इन्होंने। जिप लाइनिंग की वीडियो आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो हैं, आई एम श्योर वो देख रहे होंगे। अपने कहूँगी भी प्रोड्यूसर साहब से कि जिप लाइनिंग की वीडियो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। और दुनिया जहान में घूमने वाली 70 साल एडवेंचर दादी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तो नहीं है लेकिन हमारे शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी निगर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये मुझे बताएं, दादी तो चले आप बन गई, ये एडवेंचरस दादी का आपको कैसे जनाब खिताब मिल गया? बस ये ऐसे था कि जिनके साथ मैं जाती थी ना, तो फर्स्ट टाइम मैं अपनी पोतियों को भी साथ लेके गई थी वहाँ। तो ये मैंगो मैंस के साथ तो टूर्स जो हैं, तो वहाँ वो मुझे बच्चे दादी कहते थे, तो वो सब लोगों ने फिर वो मैं पूरे उनकी दादी हो गई। और अब तो माशाल्लाह मैं सबकी दादी। मुझे बताया, ये जो आपके एडवेंचर का आगाज़ है कब से हुआ? ये मैंने तकरीबन 65 ईयर्स मेरी एज थी उस वक्त, ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। वैसे तो मैं शुरू से मुझे शौक था, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मुझे कि मैं करती, तो इसलिए फिर मैंने 65 में आके मुझे फिर ये हुआ कि अब मेरे बच्चियाँ पोती पोतियाँ भी जो हैं, फिर उनको लेके फिर मैंने ट्रैवलिंग शुरू की और ये सारे एडवेंचर उन्हें भी अपनी पोतियों को भी करवाए साथ। अच्छा निगर साहिबा, कितने मज़े की बात है। मतलब लोगों को लगता है कि जी हाँ पे जो जितना भी एडवेंचर है वो आप 30 साल की उम्र तक कर सकते हैं और उसके बाद शायद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपने लोगों को बताया नहीं भाई, मतलब ज़िंदगी सही माने में मज़ेदार अगर आपने जी तो बाकी 65 बरस के बाद भी आप, अगर आपका दिल जवान हो तो आप जी सकते हैं। सो मुझे बताएं कि बच्चे जो हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं आपके इस एडवेंचर में, और जो आपने जिप लाइनिंग की थी ज़रा मुझे इस हवाले से तो बताएँ, ये कहाँ की थी आपने? जी ये मॉरल सपोर्ट तो मेरी जाहिर है, मेरे पोते पोतियाँ भी मुझे और मेरा बेटा एक ही है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जिप लाइनिंग मैंने एक नारान में की है और दूसरी थाईलैंड में की है, दोनों जी। सही। और आपने पैरासेलिंग भी की है, पैराग्लाइडिंग भी आपने की है? जी ये इजिप्ट में की है और थाईलैंड में की है, और ये अभी जो है सिंगापुर में लेंगे। निगर साहिबा मुझे बताएं क्या क्या वैसे बचपन के आपके से शौक थे कि आपने कहा मुझे ये करना ये करना ये करना, और अब तक आप वो पूरे कर लिए आपने? बस स्विमिंग मेरा लास्ट था, ये पैरासेलिंग था, ये सारे तक पैराग्लाइडिंग था, ये सारे माशाल्लाह अल्लाह ने मेरे शौक पूरे। अब सिर्फ फ्लाइंग रह गया, वो मुझे शौक है कि मैं अल्लाह का आसमान भी देखूँ जहाज उड़ा के, तो वो एक मेरा है बाकी जो रह गया वो इंशाल्लाह वो भी पूरा देखूंगी, अगर हो सका तो ज़रूर करूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और जब आपने शौक़ पूरा करेंगी तो उसके बाद आप दोबारा मेरे शो में आएंगे और मेरे नाज़रीन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। बहुत शुक्रिया जी। निगत आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मुझे यहाँ पर एक चीनी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक इंतहाई संजीदा इशू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराती हूँ। चंद रोज़ पहले लाहौर में पेश आने वाले वाक़े की गूंज अब तक सुनाई दे रही है, और ये ऐसा वाक़या जिसने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। एक खातून जो कि छिड़क के बाज़ार में जाती हैं, उन्होंने एक ऐसा कुर्ता पहना हुआ है जिसमें अरबी के अल्फाज लिखे हुए हैं। याद रहे कि अरबी एक लैंग्वेज है। आपने से बहुत सारे पाकिस्तान में भी ब्रांड्स देखे हुए जिसमें उर्दू में बहुत सारी सी चीज़ें शायरी लिखी हुई होती है, और वो बड़े मारूफ ब्रांड्स हैं। लोग उनको बहुत शौक़ से पहनते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा शोहरत है। वो खातून जिसने एक ऐसा कुर्ता पहना हुआ था जिसमें अरबी के कुछ अल्फाज थे, वो वहाँ पर गई और इतने में एक शख्स ने उनको देखा और उसके बाद उनके पीछे पड़े और कहा कि ये देखो, ये करिए इस्लाम की तौहीन। और उसके बाद उसको हरास करना शुरू कर दिया, और एक पूरा मॉब जो है वो उस औरत के पीछे पड़ गया, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, उससे माफ़ी भी मंगवाई। ये तमाम तर वीडियोज़ आपने देखी हैं जो कि सामने भी आई हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ भी हो रही है कि ये ऐसा वाक़या जो कि नहीं होना चाहिए था, और ये बता रहा है कि हम कितनी पस्ती में जा रहे हैं। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ हर इंसान अपने किसी भी किस्म के जज्बात का बरमला इजहार करने को अपना फ़र्ज समझ
समझता है, और चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे उसकी असेसमेंट गलत ही क्यों ना हो, और मतलब किसी को भी हम समझते हैं कि हमारे पास राइट है कि हम उसको, जो हमें लग रहा है कि उसने गलत किया है, तो हम उसको फिल फॉर वहीं पर सज़ा भी दें। अगर शहरबानो नकवी वहाँ पर एसपी ना पहुँचती और पुलिस ना पहुंचती उस लड़की को रेस्क्यू करने में, तो न जाने जो बड़ा मॉब वहाँ पे देखने, वैसे भी किशरा एक ऐसा बाजार है कि जहाँ पे मर्दों का काफ़ी ज़्यादा हजूम होता है, तो सोचे उस औरत को बचाना कितना मुश्किल होता। उस औरत को वहाँ पे गालम गलोच की। पहले आप मुझे ये बताएं कि वैसे आपको बड़ा लग रहा है कि इस्लाम की तौहीन हो रही है, लेकिन गालम गलोच करते हुए आपको इस्लाम की तौहीन और मुसलमान मतलब खुद होते हुए आपको शर्म नहीं आ रही कि कैसी ज़बान है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इस हवाले से सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब भी कल सेनेट में काफ़ी जज्बाती नज़र आए, जो कहा आपको सुनवाते हैं। हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कुरान पाक पढ़ा है। मैंने कैसा कुरान पढ़ा है अगर मैं लफ्ज़ हलवा नहीं पढ़ सकता? मैंने कैसी अरबी पढ़ी है अगर मैं हे और कोई और हर्फ अरबी का लिखा है या उर्दू का लिखा है या चलिए अरबी ख़त में लिखा है उसको मैं पढ़ नहीं सकता? और मैं कैसा मुसलमान हूं कि अगर मैं वो लफ्ज़ पढ़ के, वो हर्फ पढ़ के भी किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्ज़ाम लगाए तो उस पर सख्त तरीन सज़ा लगाई जाए। ये क्या है कि लोग खड़े हो जाएं और कहें कि ये फलां है, ये फलां है? किसने दिया तुमको यह हक? कौन मजहब को बदनाम कर रहा है? वो बेचारी खातून कि जिसने वो लिबास पहना, या वो बारिश हजरात जिन्हें पता है कि उस खातून ने कोई गलती नहीं की, जिन्हें वो पढ़ रहे हैं कि हलवा लिखा है और फिर भी कह रहे हैं हमने इससे माफी मंगवा ली? ये कोई माफी है आपकी? ये है रहमत का मजहब? ये है अमन का और आश्ती का मजहब? कौन सा मैसेज दे रहे हैं हम? हर आदमी खौफजदा है। मॉब जस्टिस, मोबोक्रेसी, पब्लिक लिंचिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं? हर मुसलमान उतना ही मुसलमान है कि जो कलमा गो है, जो आखिरत पे, नबी आखिरुज़्ज़मा पर यकीन रखता है, उसका इतना ही हक है उस मजहब के ऊपर कि उस पर गुफ्तगू कर सके। और आपको पता है बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। उस औरत से माफ़ी मंगवाएगी और उसके बाद वो कुर्ता जो कि इस औरत ने पहना हुआ था उसका एक तरीके से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वो वीडियो भी आपने देखी कि किस तरीके से वहाँ पर वो लोग जो कि ख़ुद को इस्लाम का मतलब ये क्या नाम नेहाद इस्लाम के अलंबरदार होंगे, जिनको इतना नहीं पता, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सी कुरानी आयत है और कौन सी अरबी लैंग्वेज है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अरबी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में तकरीबन 4-4.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद बोलते हैं। आप अच्छे मुसलमान हैं, आपको पता है इस्लाम की तौहीन हो रही है, आपको लग रहा है अगले ने कुरानी आयत पर लिखी हुई एक ड्रेस पे, और आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो पहले तो आप पर तौहीन आती है कि आप कितने बड़े तौहीन के मुर्तकिब आप हुए हैं। और मैं स्टेट से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि ऐसे तमाम तर लोगों से, क्योंकि ये वीडियोस भी आपके सामने हैं, वो तमाम तर लोग जिसने इस पूरे इंसिडेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और एक बेगुनाह औरत को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया, उसको मारा, उससे माफ़ी दिलवाई। और अब ना सिर्फ ये कि उस औरत की जो ज़िंदगी वो ख़तरे में पड़ गई है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हमें फ़ख्र है कि हम शहरबानो नकवी जैसी भी हमारी एसपी सामने आई हैं, उनके यहाँ भी फैमिली में कंसर्न्स पाए जाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से लेके। तो प्लीज़ स्टेट इस हवाले से बर वक्त एक्शन ज़रूर ले, और जो सज़ा के हमने देखा है कि जो जिनकी गलती थी, खुदा के लिए उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाए, ताकि आने वाले लोगों के लिए ये एक एग्जाम्पल बन सके। ये जो हमारे मुआशरे में दिन ब दिन इंतहा पसंदी बढ़ती चली जा रही है, इसी वाले से बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राना सबा सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये जब तमाम तर चीज़ें हम देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बेचारे विक्टिम है वही माफ़ी भी मांग रही है। और अभी भी बजाय ये कि लोग इससे शर्मिंदगी लें कि भाई हमने एक चीज़ को गलत इंटरप्रेट किया और अब हमारा ही इसमें कसूर है कि हम पढ़ नहीं सके, हम पता नहीं कैसे मुसलमान थे, हम हलवे को भी समझ रहे हैं कि पता नहीं, मैं आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे लग रहा है मैं भी जज्बात में बहुत आगे ना निकल जाऊँ। ये क्या तालीमात है हमारी? ये हमारा मुआशरे को क्या होता चला जा रहा है? एक्चुअली दूर साहिबा, ये जो है हमारी कम इल्मी और कम फहमी की वजह से सब कुछ है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, ऐसे जमहूरी मुल्क में जहाँ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है, जहाँ लोग जो है वो कम इल्मी का शिकार है, कम फहमी का शिकार है, और जहाँ हर कोई समझता है कि हम जो दिल चाहे कर सकते हैं, जिस पे चाहे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जिसको चाहे हम जला के मार सकते हैं।
जिसको चाहे हम जो है वो उन पे तोहमत लगा सकते हैं, हिरासा कर सकते हैं, यानी फ्री हैंड्स है। यानी इस्लाम और दीन के नाम पे जो कुछ ना किया जाए वो कम है। पूरी दुनिया के सामने हम आज शर्मिंदा खड़े हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है, आप जानती होंगे इससे पहले भी दीगर वाकयात ऐसे हुए हैं जिसमें कि लोगों को घर बंद करके जला दिया गया, पूरी फैमिलीज ऊपर से फेंक दिया गया। बिल्कुल आपसे बात है, बहुत तकलीफ तो करे। ये जो है जी, ये जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें लोग कानून को अपने हाथ में। अगर ये कुछ इस तरह की चीज है तो कानून बना हुआ है इसके लिए। आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस के हवाले करें लोगों को, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। उसके बाद पुलिस जो है वो खुद तशवीश करेगी कि वो क्या करना है, उसको तफ्तीश करके उसके बाद वो उनको सजा देगी। लेकिन मसला क्या है कि हर आदमी इतना ज़्यादा मुसलमान बन रहा है, इतना ज़्यादा जो है वो शिद्दत पसंदी आ गई है लोगों के अंदर कि वो चाहते हैं कि हम खुद ये कर लें वो कर लें, अपने गिरबान में नहीं चाहते कि वो किस हद तक मुसलमान। मतलब डॉक्टर प्रोफेसर साहब, मैं तो ये हैरान हूँ कि इतने मतलब ये जोहला का इतना बड़ा टोला है। ये वाकई मतलब सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब ने बिल्कुल सही सवाल रेज किया कि आपने कैसा कुरान पढ़ा है जो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या अरबी लैंग्वेज का कोई वर्ड है या फिर कोई कुरानी आयत लिखी हुई है। तो मुझे बताएं कि इनके लिए भी कितनी बड़ी बात है, मतलब बजाय कि इनको शर्मिंदगी हो, ये शर्म में मतलब ये अपने आप को लॉक कर ले। मैं चुल्लू भर पानी में डूबने की भी क्या बात करूँ, बिकॉज ये उसकी भी शायद उनको समझ में नहीं आएगी और फिर शायद वो भी अरबी अल्फाज ने का मतलब उसका समझने की अरबी वर्ड है। बट मुझे बताएं कि स्टेट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि ऐसे लोगों को पकड़ें, क्योंकि ऐसे लोग इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। ऑब्वियसली, लेकिन मसला ये है कि कौन पकड़ेगा, और अगर पकड़ा भी गया वो शख्स तो 12-12 साल उसका केस चलता है। उसके बाद गवाह ना मिलने पे या गवाहों के मर जाने पे वो केस खत्म हो जाता है, वो आदमी छूट जाता है। उसी वक्त बंदे को पकड़ा जाए और उसी वक्त विदिन 1 वीक उसका फैसला कर देना चाहिए, उसे सज़ा दे देनी चाहिए, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उसका केस को आप जितना लिंगर ऑन करेंगे उतना ज़्यादा डिले होगा, जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा इसमें ख़राबी पैदा होगी और उसके छूटने के इम्कानात बढ़ जाए। तो ये नहीं है हमें। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह के वाक़यात में अगर किसी शहरी का जुर्म साबित भी हो जाए, जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ बोले। नहीं आप कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसी सूरत हाल में जी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ ऐसी सूरत हाल में जब जुर्म साबित हो जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन जुर्म को साबित करने में जो है वो सालों नहीं लगाने चाहिए, फौरी तौर पे अमल दरामद हो ताकि वो इबरत का निशाना बन सके लोगों के सामने और लोग दोबारा ये करने की हरकत ना कर सकें, उनके अंदर हिम्मत थोड़ी कम रहे। लेकिन एक और दूसरी बात ये कि कानून की पासबानी रखना हुकूमत का अपना इख्तियार है, ये उसका अपना है कि वो कानून को किस तरह से जो है वो उसकी पासबानी रखता है, लोगों को उसके ऊपर चलाने की तरगीब देता है। ये स्टेट के फराइज में शामिल होता है। जहाँ तक आप लोगों की बात कर रहे हैं, चलिए बहुत शुक्रिया जी। हमारे समाज डॉक्टर राना सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नया टॉपिक के वाले से हम बात कर रहे थे और अल्लाह ना करे जी ऐसा कोई और वाक़या हमारी नज़रों के सामने आए, लेकिन ये वाक़े का हो जाना ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी तशवीशनाक बात है। और अभी भी लोग अगर उसको लेकर इतने एडमेंट हैं कि वो सही हैं तो इससे बढ़ के खौफनाक बात और कोई नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं और बात करती हूँ ज़रा बच्चों के हवाले से। हर बच्चे का बुनियादी हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में गुजार सके, पढ़े लिखे, खेले कूदे, खाए पिए यानी ज़िंदगी की सारी खुशियों को महसूस करे। तमाम वालिदैन ही अपने बच्चों को मुकम्मल सेहतमंद और ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन एक मर्ज़ ऐसा है जो बच्चों को चलने फिरने से रोक देता है। इस मूजी मर्ज़ पोलियो के मुकम्मल अगर मैं देखूँ जो मूजी मर्ज़ पोलियो है, इसके मुल्क भर से ख़ात्मे की कोशिश को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुहिम चलाई जाती है, क्योंकि इस मर्ज़ का जड़ से ख़ात्मा हमें मिलजुल कर करना है। तमाम वालिदैन को एहसास ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाने चाहिए। हम आपको बताते हैं कि इस साल की दूसरी इंसदादी पोलियो मुहिम जो है वो शुरू हो गई है, जो 3 मार्च तक जारी भी रहेगी। और इस मुहिम की अहमियत के हवाले से बात करने के लिए
हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर राना, जो कि चिल्ड्रंस अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर काम भी कर रहे हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब भी बताएगा कि मुल्क में रवां साल पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके बावजूद हमें इस मुहिम की ज़रूरत है। तभी हम देख रहे हैं कि जी ये साल में दूसरी मुहिम है और ये अभी दूसरा महीना ख़त्म भी नहीं हुआ। कितना ज़्यादा एग्रेसिवली आपको लगता है कि हमें इसमें मज़ीद काम करना चाहिए ताकि हमारे जो पोलियो के जो वायरस है उसका खत्म है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने टाइम दिया इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दूसरा सॉरी कि वो हम रास्ते में और थोड़ा सा शायद सिग्नल का इशू हो क्योंकि रश की वजह से प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, उसमें जहाँ तक आपकी ये बात है कि पोलियो की इम्पोर्टेंस, इस साल डेफिनेटली कोई केस नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पिछले साल केसेस हुए थे, आल्दो वो डबल फिगर में, डबल डिजिट में तो नहीं गए थे, लेकिन केस फिर भी रिपोर्ट हुए। वो इसी वजह से हुए कि काफ़ी एफर्ट की गई और मल्टीपल टाइम्स नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज मनाए गए। अगर हम इस तरह मनाएंगे तो उसी वजह से ही फिर हम उस पर काबू कर सकते हैं और काबू करते हैं। असल में देखें, पोलियो एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। जितनी ये हमारी जिनके अगेंस्ट हम वैक्सीन देते हैं ना, सारी डिजीजेस ऐसी नहीं होती कि हम उनको एरेडिकेट कर सकें, लेकिन पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम तीन चार चीज़ें करें ना, लाइक एक तो हम रूटीन इम्यूनाइजेशन पूरी करें बच्चों की, दूसरा हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज पे अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, तीसरा जहाँ से कोई इस तरह का बच्चा रिपोर्ट हो जहाँ थोड़ा सा जिसमें नंगड़ा पानी है, कोई पैरालिसिस का इशू है, उस एरिया में हम फिर लोग उसको मॉपिंग करते हैं। मॉपिंग करने के बाद सर्वेलेंस करके वहाँ पे फिर पिलाते हैं। और पांचवी चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट अगर 99% भी एफर्ट करे तो 1% पेरेंट्स की तरफ से भी चाहिए। ये सारे काम मिलेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल हम इससे बच सकते हैं जैसे सारी दुनिया बची। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब, कहीं कोई सिचुएशन को हम रिवर्स कर सकते हैं और कितने माह में फौरी हमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिला देने चाहिए? कतरे जो है ना, एक तो रूटीन में जो वैक्सीनेशन है, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो जिनको हम कहते हैं फांसी टीकों का एक कोर्स है, एक तो उसको पूरा करने से वैसे ही हम बहुत ज्यादा तक प्रोटेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, वो एक चीज है, लेकिन उसमें उसके अलावा फिर हमने इसके इम्यूनाइजेशन डेज मनाए जाते हैं। जहाँ तक वो बात है कि अगर किसी को मतलब पोलियो का हो जाए, मर्ज हो जाए, तो इसमें कुछ जो सी डिसेबिलिटी होती है ना, शुरू में तो थोड़ा बहुत आती है, फिर उसमें रिकवरी का चांस, तो एक ऐसी ये बीमारी है जिसमें जो डैमेज है ये इसको कहते हैं परमानेंट डैमेज है। इसी वजह से इसके बारे में परेशानी है। देखिए, अगर किसी की टांग टूट जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, तो वो सारी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। कमर की टीबी हो जाए, दिमाग की, ठीक है ना, ये एक ऐसी पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि जो फिर इसका जो आप डिसेबिलिटी आती है, वीकनेस आती है, वो रिवर्ट नहीं होती। इसलिए सारी दुनिया में इसके ऊपर इतना काम किया जा रहा है। सही, ठीक है। अच्छा, और कितना ज़रूरी है कि देखिए हम ठीक है स्कूल वगैरह में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं और वहाँ पे स्कूल में भी जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो माँ बाप को अवेयरनेस दे रही हैं, लेकिन मैं हमेशा की तरह ये बात ज़रूर करती हूँ और पूछती भी हूँ डॉक्टर से कि कितना ज़रूरी है कि हम मेंबरों का भी इस्तेमाल करें, ताकि जो मेंबर के थ्रू भी जो हमारे क्लरिक्स हैं, हमारे उलमा दीन, वो भी इस बात को इंडोर्स करें कि पोलियो के कतरे बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के लिए। देखें, पोलियो के कतरे आपने बिल्कुल सही कहा। हर जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर गवर्नमेंट 90% भी एफर्ट करती है, जैसे अब लाहौर में जो कैंपेन चल रही है कि 12-13 हज़ार पोलियो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं जो इसके लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए की वैक्सीन आती है, एफर्ट्स होती हैं। अगर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा एफर्ट कर रही है और अगर 2-4-5% भी डेफिशिएंसी रह जाए पब्लिक की तरफ से, यानी अवाम की तरफ से, तो उसके लिए तो फिर हमारा प्रोग्राम आप कह लें कि सारा एक फेलियर है, जिसका नुकसान तो बच्चों को ही होगा ना, अल्टीमेटली तो फैमिली को होगा। तो इसके लिए हमें स्कूल एजुकेशन चाहिए, हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए, हमें मेंबरों की सपोर्ट चाहिए, जो हमारे इमाम मस्जिद हैं उनकी सपोर्ट चाहिए, सोशल वर्कर की सपोर्ट चाहिए, सारों की सपोर्ट चाहिए कि मिलेगी तो फिर ही काम होगा। क्योंकि इसमें ना एक चीज इम्पोर्टेंट है, देखिए अभी तो लाहौर में जी 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 आज मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे लाहौर में मौजूद थे और हम बात जरूरी है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाए। ये कैंपेन जारी है। खुदारा जब आपके घर में पोलियो वर्कर्स आए, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएगा। और जो ये पोलियो वर्कर्स हैं, ये अपनी जान को ख़तरे में डाल के आपके बच्चे के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम करें। इनको एटलीस्ट पानी भी पूछिएगा। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रहिए। इंशाल्लाह कल किसी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।